Hello students, today we will discuss corporate law part 2। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कंपनी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें लाइक कंपनी क्या है, उसके फीचर्स, कंपनी किस किस टाइप की होती हैं। उसके बाद कंपनी का मेमोरेंडम, आर्टिकल, प्रोस्पेक्टस, हमने ये सब डिस्कस किया था। इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी कैपिटल कैसे कलेक्ट करती है, कंपनी शेयर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन कौन होते हैं, कंपनी किस तरह से मीटिंग बुलाती है, कंपनी किस तरह से प्रस्ताव पास करती है। ये सब चीज़ें हम इस कॉर्पोरेट लॉ पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर कॉर्पोरेट लॉ पार्ट 2। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है शेयर एंड स्टॉक। तो बेसिकली शेयर का मीनिंग क्या होता है, कोई भी कंपनी जब कैपिटल कलेक्ट करना चाहती है, अब हम कंपनी की बात करें और कैपिटल की बात करें तो कंपनी हमारी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी होती हैं। पब्लिक कंपनी ही पब्लिक से शेयर्स को सेल करने के लिए इनविटेशन सेंड कर सकती है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी भी दो टाइप की है, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो जो पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ऐसी पब्लिक कंपनी अपनी कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए, कैपिटल को रेज करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है। तो उस टोटल कैपिटल को जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि वो कंपनी ने अंशों के रूप में यानी टुकड़ों के रूप में अपने कैपिटल को बांट दिया है। उन छोटे टुकड़ों को ही हम कहते हैं शेयर। जैसे कि इसमें हमें दिया गया है कि शेयर क्या है, एक पार्ट है, एक पोर्शन है। कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल में शेयर का एक स्पेसिफिक मीनिंग बताया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी की टोटल कैपिटल 50 लाख रुपीज़ है और उसको 50,000 शेयर्स में बांटा गया है। तो अगर हम 50 लाख उसको हम 50,000 से डिवाइड करें, इट मीन्स 100 रुपीज़ का एक शेयर दिया जाएगा और कंपनी अपने लाइफ टाइम में टोटल 50,000 पार्ट्स यानी 50,000 शेयर्स इशू कर सकती है। और हर उस 50,000 में से हर एक शेयर को, एक पार्ट को हम शेयर कहेंगे और हर शेयर हमारी टोटल शेयर कैपिटल का ही एक पार्ट होता है। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 84 में बताया गया है कि शेयर का मतलब कंपनी के शेयर कैपिटल का एक पार्ट होता है और इसमें स्टॉक भी इंक्लूड होता है। इसी वीडियो में हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि स्टॉक और शेयर में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। अलग अलग राइटर्स ने, अलग अलग पर्सन्स ने हमें अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं कि शेयर क्या है। तो हम कंपनीज एक्ट की अगर बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 44 में गिवन है, शेयर और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर, यानी कंपनी में या तो किसी व्यक्ति का कोई हिस्सा हो सकता है या किसी भी तरह का कोई हिस्सा, कोई इंटरेस्ट अगर किसी पर्सन का है तो उसे हम शेयर कहेंगे। शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम हस्तांतरित कर सकते हैं। जैसा कि कंपनी के आर्टिकल्स में दिया गया है, उसी तरह से कंपनी अपने शेयर्स को या तो ट्रांसफ़र कर सकती है, दूसरे के नाम कर सकती है, या फिर जो व्यक्ति एक बार कंपनी का अलॉटी बन गया या सिर्फ वही कंपनी का अलॉटी रहेगा। उसके बाद कंपनी के जो शेयर्स हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं, उनकी कुछ नेचर होती है। फर्स्ट नेचर कि शेयर हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा नंबर, कंपनी में जितने भी टोटल शेयर हैं उन सभी शेयर्स को अलग अलग नंबर दिया जाता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था टोटल 50,000 शेयर, तो उनके आगे उनका सीक्वेंस नंबर ज़रूर लिखा रहता है। नंबर 3 है हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट। हर शेयर होल्डर को जितने भी शेयर्स उसने लिए हैं उसके बदले में उसे एक राइटिंग में डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसमें मेंशन किया जाता है कि वो व्यक्ति कंपनी का शेयर होल्डर है, उसके पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स। कंपनी के रजिस्टर में कंपनी के मेंबर्स के नाम लिखे होते हैं, उनके नेम, उनके एड्रेस और साथ में किन व्यक्तियों ने कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स लिए हैं और उन शेयर्स पे कितना अमाउंट दिया है, वो सब हम जहाँ लिखते हैं उसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स। उसके बाद ये एक पैसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कंपनी के पास रहती है, यानी कि शेयर्स हमेशा कंपनी के पास ही रहते हैं। कंपनी
शेयर होल्डर्स को एक सर्टिफिकेट दे देती है कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं। बदले में वो पर्सन कंपनी को उन शेयर्स के बदले में अमाउंट पे करते हैं। उसके बाद राइट एंड इंटरेस्ट, इट मीन्स कंपनी के शेयर होल्डर को कंपनी से संबंधित कुछ अधिकार, कुछ दायित्व दिए जाते हैं। उनकी कुछ जैसे हमने शेयर्स दिए हैं तो उनका बदले में क्या मिलेगा, उन्हें डिविडेंड मिलेगा। अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो बदले में उनको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद हमारे पास शेयर्स किस किस टाइप के होते हैं? 2 टाइप के हमारे नॉर्मली शेयर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स, जिनको हम पूर्वाधिकार अंश भी कहते हैं। तीसरे टाइप के हमें दिए हुए हैं डेफर्ड शेयर्स, यानी कि स्थगित करना या किसी के बदले में देना। अगर हम किसी को कुछ सर्विसेज ले रहे हैं, किसी से उसे बदले में कुछ देना है, कंपनी बदले में कैश के बदले में उन्हें शेयर्स दे देती है, तो ऐसे शेयर्स को हम कहते हैं डेफर्ड शेयर्स। 1 बाय 1 हम इनको स्टडी कर रहे हैं। पब्लिक कंपनी इन 3 टाइप के शेयर्स को इशू कर सकती है। स्टूडेंट्स, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, नॉर्मली शेयर्स आपके 2 ही टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। जो ये डेफर्ड शेयर्स हैं, डेफर्ड शेयर्स भी इक्विटी वाले शेयर्स ही इशू किए जाते हैं। और डेफर्ड शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जैसे राइट भी नहीं मिलते, वैसे अधिकार भी नहीं मिलते। फर्स्ट हमारे पास है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स हमारे साधारण शेयर होते हैं। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 43 में बताया गया है, ऐसे शेयर्स यानी कि ऐसे सारे शेयर्स जिनको हमने कोई भी पूर्वाधिकार नहीं दिया है, वो सारे हमारे इक्विटी या फिर ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स का कंपनी की शेयर कैपिटल में इम्पोर्टेंट रोल है। यानी कि अगर कंपनी पहले डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे कर देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड भी दे देगी, उसके बाद ही जो भी प्रॉफिट बचेगा वो सारा हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। उसके बाद इनका रीज़न है कि कंपनी ने इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो रिस्की कैपिटल होता है। तो यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बजाय ज़्यादा रिस्क लेते हैं। अगर कंपनी अच्छे से फंक्शनिंग कर रही है, कंपनी में प्रॉफिट हो रहे हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी कोई रिस्क नहीं होता, उन्हें भी डिविडेंड मिलेगा। और अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं भी अर्न कर रही तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बाद में तब भी डिविडेंड दिया जाएगा, वो डिविडेंड कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इक्विटी वालों को प्रॉफिट ना होने की केस में कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाता। उसके बाद रेट ऑफ डिविडेंड यानी कि कितना लाभांश दिया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो लाभांश दिया जाएगा वो कंपनी के डायरेक्टर्स यानी कि संचालक निर्धारित करते हैं। इसका मतलब अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है तो कंपनी उनको भी डिविडेंड दे देगी, और अगर कंपनी के पास डिविडेंड नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है, तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को वहाँ पे डिविडेंड नहीं दे सकती। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि ऐसे शेयर्स जिनके पास एक पूर्वाधिकार है। वो पूर्वाधिकार उनके लाभांश और उनकी कैपिटल से संबंधित है। जैसे जब भी कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरेटिवली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यानी कि पूर्वाधिकार अंशधारियों के पास पूर्व अधिकार है कि उनसे पहले उनको डिविडेंड मिलेगा। और दूसरा, अगर कंपनी का समापन हो रहा है, कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, तो उस केस में कंपनी की कैपिटल भी उन्हें इक्विटी वालों से पहले वापस की जाएगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास एक अधिकार है कि वो डिविडेंड को एक फिक्स रेट से रिसीव करते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक पूर्व निर्धारित दर से लाभांश नहीं दिया जाता। अब ये पूर्व निर्धारित दर क्या है, यानी प्री डिटरमाइंड रेट क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर हमें कहा जाता है कि 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो है और उसके आगे जो 10% लगाया गया, इसका मतलब उनको 10% की दर से हम डिविडेंड देंगे। डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। ये हमें कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है। जब भी शेयर्स इशू किए जाएंगे तो उससे पहले उनकी दर हमें निर्धारित करनी होगी कि हमने उन्हें कितना डिविडेंड पे करना है। उसके बाद कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कुछ अलग फीचर्स होते हैं जो कि इक्विटी शेयर्स में वो फीचर्स नहीं होते, तो जिसको हम टाइप्स के फॉर्म में भी कह सकते हैं। यानी प्रेफरेंस शेयर्स किस किस टाइप के हो सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स सबसे पहले हमें दिया गया है कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि ऐसे शेयर्स
जिनके पास राइट है कि वो कंपनी का एक पूर्व निर्धारित दर से लाभांश लेने के जो अधिकारी हैं। इसके अलावा इनके पास राइट है कि अगर इन्हें किसी ईयर में डिविडेंड नहीं मिलता तो इनका वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में जैसे ही कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है इनको दे दिया जाएगा। इसके अपोजिट नॉन कम्युलेटिव, यानी कि जिस साल इनका लाभांश या डिविडेंड ड्यू है उसी ईयर में इनको पे कर दिया जाएगा। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो इनका डिविडेंड नॉन कम्युलेटिव, यानी कि वो इकट्ठा नहीं होगा, वो संचित नहीं होगा, यानी कि बाद में भी इनको नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया कम्युलेटिव, जिनका डिविडेंड इकट्ठा हो जाएगा। अगर किसी साल में प्रॉफिट नहीं हुए तो नेक्स्ट ईयर जैसे ही कंपनी को प्रॉफिट होते हैं इनको इनका डिविडेंड इकट्ठा किया हुआ मिल जाएगा। दूसरा नॉन कम्युलेटिव, अगर किसी साल में प्रॉफिट हुए हैं तो इनको डिविडेंड मिल जाएगा, प्रॉफिट नहीं हुए तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा और ना ही इन्हें अगले साल में पिछले साल का डिविडेंड दिया जाएगा। इसके बाद कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि जब कंपनी इशू करेगी तो ये वैसे कम्युलेटिव ही होते हैं, यानी इनको डिविडेंड ना दिया जाए तो इनका इकट्ठा हो जाता है। अगर कंपनी नॉन कम्युलेटिव टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है तो ऐसा कंपनी को अपने आर्टिकल्स में मेंशन करना पड़ेगा। थर्ड जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल की अगर हम बात करें, परिवर्तनीय ऐसे शेयर्स जिनको हम या जिनके होल्डर्स अगर चाहें तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो कन्वर्ट नहीं कर सकते वो होते हैं नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे शेयर्स जो सिर्फ कंपनी की लाइफ टाइम तक या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक कंपनी के पास रहते हैं, उसके बाद कंपनी को इन्हें वापस इनकी पेमेंट करनी होती है, तो इनको हम कहते हैं शोधनीय पूर्वाधिकारी अंश। कोई कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है और कंपनी के आर्टिकल्स उसे अगर परमिशन देते हैं तो ऐसी कंपनी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, जो कि टाइम हमारा 20 ईयर्स का है, 20 ईयर्स तक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को यूज़ कर सकती है। उसके बाद कंपनी को इन अंशों को शोधनीय, इनका शोधन करना होगा, क्योंकि ऐसा कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा गया है। उसके बाद सेक्शन 55 ने हमें इस तरह के कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ प्रोविज़न्स दिए हैं। अगर किसी कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन है कि कंपनी अपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकती है तो ही कंपनी अपनी ऑप्शन पे उन्हें रिडीम करेगी, और उनको जो वापस पेमेंट किया जाएगा वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 55 में प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के रिगार्डिंग कुछ रूल्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट, कंपनी ऐसे शेयर्स इशू कर सकती है, यानी कि शोधनीय पूर्वाधिकारी अंश या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कोई कंपनी तभी इशू कर सकती है जब कंपनी के आर्टिकल्स में ऐसा दिया होता है। सेकंड, कोई भी कंपनी जब ऐसे अंशों का शोधन करती है या ऐसे शेयर्स को रिडीम करती है तो वो अपने प्रॉफिट्स में से कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कंपनी के शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं हैं तो ऐसे अंशों को हम रिडीम नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं हमारे पास इररिडीमेबल, ऐसे शेयर्स जो हमने कभी भी, यानी कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में जिनको कभी भी हमने कैपिटल वापस नहीं करनी, सिर्फ वाइंड अप के टाइम पे ही हम वापस करेंगे। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे शेयर्स यानी ऐसे शेयर होल्डर जिनको अपना प्री डिटरमाइंड रेट से डिविडेंड मिलने के बाद भी कंपनी के अदर प्रॉफिट्स में पार्ट लेने का अधिकार है। उसके बाद गारंटीड प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे शेयर्स जिन्हें एक फ़िक्स रेट से और एक फ़िक्स टाइम पीरियड तक डिविडेंड दिया जाएगा, और उस टाइम पीरियड के ख़त्म होते ही ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स अपने आप से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये एक डिफरेंस है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स का। आई होप आपको अब तक का जो मैंने बताया है वो समझ में आया होगा। उसके बेसिस पे आप डिफरेंस कर सकते हैं दोनों में। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर्स होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर्स नहीं होते। कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट लेने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार सिर्फ इक्विटी वालों के पास है क्योंकि वो ऑनर्स हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ऐसे अधिकार नहीं होते। उसके बाद हमारे पास है डेफर्ड शेयर्स। डेफर्ड शेयर्स को हम फाउंडर शेयर्स या प्रमोटर शेयर्स भी कहते हैं। ऐसे शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स को, जो कंपनी को इस्टेब्लिश करने में, कंपनी को बनाने में कंपनी की हेल्प करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को
उनकी सर्विसेज के बदले में हम कैश ना देके शेयर्स इशू करते हैं तो ऐसे शेयर्स को हम डेफर्ड शेयर्स कहते हैं। डेफर्ड शेयर्स कंपनी के अंडरराइटर्स को भी इशू किए जा सकते हैं। जब हम अंडरराइटर्स को दे रहे हैं, अंडरराइटर्स को तो हम कमीशन देते थे, यानी कि अब उनको जो कमीशन हमने कैश में देनी थी, अगर हमारे पास कैश सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त मात्रा में कैश नहीं है, तो हम ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने कंपनी को अपनी सेवाएं दी हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम शेयर्स इशू करते हैं। तो ऐसे शेयर्स को हम कहते हैं डेफर्ड शेयर्स। उसके बाद टर्म आती है स्टॉक। स्टॉक क्या है? जब कंपनी के शेयर्स फुल्ली पेड अप हो जाते हैं तो कंपनी उन शेयर्स को इकट्ठा कर देती है, उनको कंबाइन कर देती है ताकि उनको दोबारा से हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर सकें। तो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टॉक। स्टॉक के लिए देखो हमें डेफिनेशंस दी हुई है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में दिया गया है शेयर, और शेयर में हमने स्टॉक भी इंक्लूड किया है। उसके बाद स्टॉक का मतलब कलेक्टेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि जैसे कंपनी के 10 रुपीज़ का शेयर, 50 रुपीज़ का शेयर, 80 रुपीज़ वाले शेयर्स, तो 10, 50, 80 बहुत सारे क्लासेस हो गए हैं। इन सभी को जैसे ही ये फुल्ली पेड अप हो जाते हैं, इन सबको इकट्ठा करके कंपनी 100 रुपये वाला शेयर अगर बनाना चाहती है तो इसी चीज़ को हम कहेंगे कि कंपनी ने अपनी शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक कैसे कर सकते हैं? कोई भी कंपनी साधारण प्रस्ताव पास करके, यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपनी पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है और उस स्टॉक को वापस पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है, जो किसी भी डिनोमिनेशन या कोई भी फेस वैल्यू वाले हो सकते हैं। दूसरा, होल्डर्स ऑफ स्टॉक में ट्रांसफ़र द सेम, यानी कि जिन व्यक्तियों के पास फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं और वो शेयर्स अब स्टॉक बन चुके हैं, तो ऐसे शेयर होल्डर्स की विश है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों के पास कंपनी के स्टॉक वाले शेयर्स हैं, वो व्यक्ति किसी भी समय अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करवा सकते हैं या फिर अपने उस स्टॉक से कंपनी के नए डिनोमिनेशन वाले शेयर्स ले सकते हैं और इनके ऊपर वही रूल्स अप्लाई होंगे जो कि कंपनी के शेयर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। उसके बाद कंपनी के स्टॉक होल्डर्स के पास भी सारे वही अधिकार होंगे, सारी वही छूट होंगी, वोटिंग अधिकार भी वही होंगे जो कि कंपनी के नॉर्मल शेयर्स के पास थे। उसके बाद कंपनीज एक्ट के जो भी रेगुलेशंस फुल्ली पेड अप शेयर्स पे अप्लाई होते हैं, वो सारे फुल्ली पेड अप वाले स्टॉक पे भी अप्लाई होंगे। कोई भी कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो वो स्टार्टिंग में शेयर ही इशू कर सकती है, वो स्टॉक इशू नहीं कर सकती, और स्टॉक में उन्हें तभी कन्वर्ट किया जा सकता है जब वो शेयर्स पहले फुल्ली पेड अप हो जाएंगे। उसके बाद ये प्रोसीजर है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास एक डिफरेंस होता है शेयर और स्टॉक का डिफरेंस। उसके बाद शेयर होल्डर्स के अधिकार। हम शेयर होल्डर्स के अधिकारों की बात करें तो सबसे पहला अधिकार जो हमारे पास आता है वो है वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यानी कि इनके पास मताधिकार। हमने पहले ही पढ़ा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास मताधिकार होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। अगर इनको पेमेंट नहीं मिल रही है या इनको इनकी कैपिटल वापस नहीं मिल रही है तो ऐसे व्यक्ति कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं या फिर अपने डिविडेंड के लिए डिमांड कर सकते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर वालों को 2 इयर्स तक उनके डिविडेंड नहीं मिलते या फिर 3 इयर्स तक भी नहीं मिलते, 3 इयर्स वाला केस है कि जो 6 फाइनेंशियल ईयर्स हैं उसमें से एग्रीगेट 3 सालों तक इन्हें डिविडेंड नहीं मिला या फिर कॉन्टिन्यूस 2 इयर्स तक इन्हें डिविडेंड नहीं मिलता, तो ऐसे पर्सन्स के पास अधिकार है कि वो कंपनी की मीटिंग में पार्ट ले सकते हैं और पार्ट लेके इन्हें इनके डिविडेंड से संबंधित अधिकार भी दे दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा शेयर होल्डर्स के कुछ राइट्स। उसके बाद हम बात करेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के भी कुछ राइट्स होते हैं, इनको मताधिकार है, इसके लिए रेजोल्यूशन यानी प्रस्ताव पास किया जाता है और ऐसा प्रस्ताव कंपनी की मीटिंग में पास किया जाएगा। अगर आप अपने अंशधारियों के अधिकारों में कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं तो इसके लिए कंपनी की जनरल मीटिंग या ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई जाएगी। उस मीटिंग में आपके अंशधारियों के अधिकारों से संबंधित अगर कोई भी चेंजेस हैं तो वो चेंजेस कंपनी में मीटिंग में प्रस्ताव पास करके वो सब पारित किए जाने चाहिए।
उसके बाद है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, यानी कि अंशधारियों के अधिकारों में आप कोई परिवर्तन कर रहे हो। तो परिवर्तन करने के लिए आपके आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में जैसा मेंशन किया गया है, कंपनी को वैसा ही काम करने के लिए कंपनी ऑथोराइज है। अगर कोई कंपनी उसमें ऑल्ट्रेशंस करना चाहती है तो इसके लिए कंपनी को एक प्रस्ताव पास करना होगा कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के अधिकारों में परिवर्तन करना चाहती है। कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो अलग अलग टाइप के क्लासेस में डिवाइड होती है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स के राइट्स में कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप उसमें ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, और वो ऑल्ट्रेशन तभी हो सकता है जब कम से कम 3/4 उसके लिए एग्री करें, यानी लगभग 75% शेयर होल्डर्स अगर एग्री करते हैं तो ही आप ऐसे चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद है राइट ऑफ डिसेंट शेयर होल्डर्स, यानी कि ऐसे शेयर होल्डर्स जो अपने अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए सहमत नहीं हैं, और जो शेयर होल्डर्स सहमत नहीं हैं उन्हीं को हम डिसेंट शेयर होल्डर्स कहते हैं। डिसेंटेड शेयर होल्डर्स यानी कि ऐसे अंशधारी जो अपने अधिकारों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते और इसके लिए कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में वो अपील कर सकते हैं, और ये अपील तभी हो सकती है जब इस तरह के अंशधारी कम से कम 10% हो। टोटल शेयर होल्डर्स का 10% शेयर होल्डर्स अगर एग्री नहीं करते तो वो 10% शेयर होल्डर जाके कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपने परिवर्तन किए जाने वाले अधिकारों से संबंधित केस कर सकते हैं और उसके लिए सुनवाई करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था फर्स्ट चैप्टर। आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।